अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। और आज हम लोग आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग उसका चैप्टर नंबर 1 है सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो डेटा गिवन है पहले उसको हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है जी कि अ ट्रेडर हैज़ नॉट कैप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब है कि ट्रेडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं कर रहा। प्रॉपर वे डबल एंट्री सिस्टम को कहते हैं। अगर कोई ट्रेडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। और अगर वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है आपका ये सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड बन गया। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आपको ये बैलेंसेज मिले हैं। कौन कौन से बैलेंसेज हैं जी, देखते हैं। इसमें पर्टिकुलर्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अकाउंट्स के हेड लिखे हुए हैं, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एट्सेट्रा। तो हम लोग देखते हैं इसमें डिटेल में, इसको हम लोग अभी देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये दो डेट्स देखें ज़रा। ये दो डेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, 31 दिसंबर 2004 और 31 दिसंबर 2005। इसका मतलब है आपको 2 साल का डेटा दिया गया। हमें पता है कि हमें एक तो साल के शुरू का डेटा दिया जाता है और एक साल के एंड का डेटा दिया जाता है। अब यहाँ पर दो डेट्स लिखी हुई हैं, 31 दिसंबर 2004 और 31 दिसंबर 2005। इसका मतलब है कि ये जो 2004 वाली जो डेट है यहाँ से हमारा साल शुरू हो रहा है, और 2005 वाली जो डेट है 31 दिसंबर 2005, यहाँ पे हमारा साल एंड हो रहा है। पहले जितने भी क्वेश्चंस आते थे उसमें स्टार्टिंग डेट जो होती थी वो 1 जनवरी 2004 और फिर 31 दिसंबर 2004 इस तरह करके दी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2004 और 31 दिसंबर 2005 है। लिहाजा आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर ईयर डिजिट को देख के हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग डेट कौन सी है। तो 2004 वाली जो डेट होगी वो स्टार्टिंग डेट है, और 2005 वाली जो डेट है वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड की एंडिंग डेट है। लिहाजा ये जो नीचे इसके नीचे जो 31 दिसंबर 2004 के नीचे जो बैलेंसेस की अमाउंट्स दी गई हैं, ये अमाउंट्स आपकी ओपनिंग अमाउंट्स हैं, और 31 दिसंबर 2005 के नीचे जो अमाउंट्स दी गई हैं ये अमाउंट्स आपकी क्लोजिंग अमाउंट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर कैश इन हैंड के सामने देखें तो ये 10,700 और 10,800 लिखा हुआ है। तो कैश इन हैंड ओपनिंग हमारा कितना हुआ 10,700, और क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना हुआ 10,800। इसी तरह हम लोग बाकी बैलेंसेस को भी रीड आउट कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है कि ये लाइबिलिटी होता है, स्टॉक इन ट्रेड ये एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, सन्ड्री डेटर्स ये एसेट है, बिल्स रिसीवेबल्स ये एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट है, और इसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग ये भी एसेट है, लेकिन बिल्स पेएबल ये लाइबिलिटी है। तो इन तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दे दिए गए हैं। अब इसके बाद और क्या डेटा गिवन है, इसके बाद और देखें तो लिखा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹3000, यानी कि पूरे साल के दौरान ये जो भी ट्रेडर है इसने 3,000 रुपये विदड्रॉ किए हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो ड्राइंग्स इसकी कितनी होगी जी 3,000 रुपये, ठीक हो गया। इसके बाद है डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 2%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये हमें बताई गई है, इसके ऊपर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उसका रेट हमें बता दिया गया है 2%। और आपको याद होगा हम ओपनिंग वाली जो डेट अमाउंट होती है हम उस पर नहीं चार्ज करते। हम जब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं यानी कि क्लोजिंग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग ये डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। साल के शुरू में यानी कि चार्ज नहीं होती, साल के एंड पे जाके डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। इसके अलावा और लिखा हुआ है एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 10% पर एनम। पीए का मतलब है पर एनम यानी कि सालाना। तो एक और फर्नीचर एंड फिटिंग ये भी हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन उसका रेट कितना है 10%। आगे लिखा हुआ है ऑफ द डेटर्स ₹500 इज बैड, यानी कि डेटर्स में से 500 रुपये जो हैं वो बैड डेट्स हो गए, यानी कि ये पैसे हमारे इररिकवरेबल हैं। और एंड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन द बैलेंस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि हमने डेटर्स में से 500 रुपये माइनस करके जो बैड डेट्स हो चुके हैं ये माइनस कर देने हैं, ये निकाल देंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस का मतलब है बाकी रकम, बाकी रकम पे हम 5% रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। रिजर्व भी हमने डेटर्स पे ही कैलकुलेट करना है, लेकिन याद रखें कि डेटर्स में से पहले 500 रुपये माइनस करेंगे और जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के ऊपर आपको 5% चार्ज करना है,
ठीक है जी। अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। A reserve for 2.5% per annum is also required on bills receivable, यानी कि जैसे डेटर्स में से कुछ अमाउंट हमारी डाउटफुल होती है कि वो रिकवर नहीं हो सकती, इसी तरह बिल्स रिसीवेबल जो हैं उनकी अमाउंट भी कुछ हमारी डाउटफुल हो जाती है कि वो हमारी रिकवर नहीं होगी, और वो उसके लिए भी हमें रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन ये रिजर्व का क्रिएशन का जो तरीकाकार है रिजर्व क्रिएशन का, ये सेम वैसा ही है जैसे हम लोग ये डेटर्स पे 5% कैलकुलेट करेंगे। दोनों की कैलकुलेशन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, स्टूडेंट्स यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पेपर में ये लिखा हुआ आता है 2 and 1/2%, तो स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं कि 2 माइनस 1/2% है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर जो इसको समझ नहीं सके, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया इस चीज़ को, तो उनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। तो इसको आपने 2.5 पढ़ना है, 2.5%, यानी कि 2.5% ये बनता है। तो हमने ये जो रिजर्व क्रिएट करना है ये 2.5% कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, और बनाना क्या हमने, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिर्फ बनानी है तो इसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए चाहिए। लेकिन पूरे डेटा में आपने देखा है कहीं पर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल मौजूद नहीं है। अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल मौजूद नहीं है तो हमारे पास ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज़, इसी तरह क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हमारे क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो हम ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ की मदद से हम लोग ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे, और इसी तरह क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की मदद से क्लोजिंग कैपिटल मालूम किया जा सकता है। ये दोनों कैपिटल जब मालूम हो जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मालूम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी, क्वेश्चन की चीज़ें नोट डाउन करने के बाद अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो सोल्यूशन में देखें तो हमें एक तो बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनानी है तो उसका स्केच कुछ इस तरह होता है। हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी ये बनाना सीख चुके हुए हैं। तो कि पहली लाइन में हमने मिस्टर का नाम लिखना होता है जो ट्रेडर होता है, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आप उसकी जगह मिस्टर ट्रेडर भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखना है, और थर्ड लाइन में हमने उसका ड्यूरेशन बताना है कि ये कौन से साल की है। डिटेल्स वाले कॉलम में हम डिटेल्स लिखेंगे, और जो अमाउंट वाला कॉलम है इसमें हम इसकी अमाउंट एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का स्केच है, मिस्टर ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, हम यहाँ पर डेट लिखेंगे। अगर हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो ओपनिंग डेट लिखेंगे, और जब हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्लोजिंग डेट मेंशन करेंगे। दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो स्केच है वो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम एसेट्स लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, फिर एसेट्स का टोटल करते हैं और उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेते हैं, तो बाकी जो कैपिटल की अमाउंट बचती है वो हमारा ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल होता है, ठीक है। दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का स्केच हमारे पास रेडी है, हम बनाएंगे। तो पहले ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग वाली हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखते हैं मिस्टर, अब हमें नाम नहीं बताया गया, उसकी जगह पे खाली ट्रेडर बताया गया, तो हम यहाँ पर ट्रेडर लिख देते हैं। सेकेंड वाली में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। थर्ड लाइन में हम लोग लिखेंगे एज ऑन, और एज ऑन में हम लोग यहाँ पर ओपनिंग डेट लिख देते हैं क्योंकि हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने जा रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2004 ये हमारी ओपनिंग डेट है। तो यहाँ पर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखना शुरू करते हैं। एसेट्स में अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो वो लिखा हुआ है कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड की अमाउंट हमें बताई गई है क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग वाली अगर आप अमाउंट देखें तो 10,700 बताई गई है, ठीक है। इसके बाद देखें तो लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आए। इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट हमें बताई गई है 22,530 रुपये, ठीक हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड एक एसेट होता है,
स्टॉक इन ट्रेड, इसकी अमाउंट अगर आप देखें तो हमें ओपनिंग वाली अमाउंट दी गई है 27,000, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे लिख देते हैं। इसकी अमाउंट हमें बताई गई है 19,300, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स जो हैं इसकी अमाउंट देखें, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है 15,100, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बाद बताए गए हैं हमें बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल इसकी अमाउंट हमें दी गई है 21,200, ठीक है जी। और इसके बाद हमें बताया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट हमें बताई गई है 26,500, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की अमाउंट है 2300। इसके बाद हमें बताया गया है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। बिल्स पेएबल इसकी वैल्यू हमें बताई गई है 31,000, ठीक हो गया जी। ये सारे हमने ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज लिख लिए। अब हम ओपनिंग एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मूले से टोटल कर लेता हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेटर पे टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका टोटल किया हमने तो ये आ गया 1,02,800, ठीक है। और यही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 1,02,800। ये टोटल एसेट्स हैं। इनमें से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करके देखें तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 29,970 रुपीज़, ठीक है। ये जो रिमेनिंग अमाउंट बची है इसको हम बोलते हैं कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सा है आपको अब तक पता लग जाना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर हम इसके साथ लिख देते हैं जी। तो कौन सा कैपिटल है ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल। कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर डेट कौन सी लिखी हुई है, ओपनिंग, और ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी कौन से थे, ओपनिंग वाले, इसलिए हमने इसको नाम देंगे ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल की तरफ चलते हैं। उसी तरह क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं जी। क्लोजिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर का नेम, उसका नाम हमें नहीं पता तो ट्रेडर लिख देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी उसी तरह, एज ऑन जो है ये भी उसी तरह ही लिखा रहेगा, लेकिन इसके साथ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 31 दिसंबर 2005, ये क्लोजिंग डेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी कौन से आएंगे, क्लोजिंग वाले, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हम लोग चेक करते हैं जी। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ में तो सबसे पहले हमें बताया गया है कैश इन हैंड, ठीक है। तो वो एसेट साइड पे आएगा कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड की वैल्यू हमें बताई गई है 10,800, ठीक है जी। इसके बाद हमें बताया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो लाइबिलिटीज़ में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट हमें बताई गई है 20,000, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें बताया गया स्टॉक इन ट्रेड, ये एसेट्स में आएगा। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू हमें बताई गई है 28,400। अब हम लोग ये ओपनिंग वाली नहीं लिख रहे वैल्यूज़, अब हम लोग ये 31 दिसंबर 2005 वाली लिख रहे हैं, यानी कि क्लोजिंग वैल्यूज़। स्टॉक इन ट्रेड के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की हमें वैल्यू दी गई है 18,600, ठीक है जी। अच्छा जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आ जाए सन्ड्री डेटर्स पे। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सन्ड्री डेटर्स, अब सन्ड्री डेटर्स की जो हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो है 14,900। अभी हमने इसको बाहर लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने दो चीज़ें माइनस करनी है। सन्ड्री डेटर्स में से कौन कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी है?
हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे 14,900, ये डेटर्स की अमाउंट आ गई। इसमें से पहली चीज़ हम माइनस करेंगे जो हमें बताया गया था कि बैड डेट्स हो गए हैं, तो 500 हमारे जो बैड डेट्स हैं वो भी इसमें से माइनस करेंगे, माइनस हमने 500 कर दिया, ठीक है। और हम लोग इसमें से दूसरी चीज़ माइनस करेंगे, कौन सी चीज़? रिजर्व, ठीक है जी। रिजर्व हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम यहाँ पर पहले अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम उसको यहाँ पर ला के लिख लेंगे, ठीक है। तो 14,900 में से पहले आपने क्या करना है, 500 को माइनस करना है, ठीक है। 500 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 14,400, ठीक है। अब इस 14,400 पे आपने रिजर्व कैलकुलेट करना है। 14,400 पे रिजर्व कितने परसेंट था? 5%, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ज़रा चेक करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आएगी 720 रुपीज़, ठीक है। ये है रिजर्व 720 रुपीज़। इसको ध्यान से समझ लिया आपने कि पहले आपने टोटल डेटर्स में से 500 जो बैड डेट्स हैं वो माइनस करने हैं, रिमेनिंग डेटर्स जो बचेंगे उसको हम बोलते हैं बैलेंस। तो 14,500 हमारे पास बैलेंस डेटर बच गए, बाकी डेटर्स, उसके ऊपर हमने ये रिजर्व 5% कैलकुलेट करना है और वो कितना बना? 720 रुपीज़। अगर आप डायरेक्ट ये 5% इस पे कैलकुलेट कर लेंगे, 14,900 पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, लिहाजा आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये जो 720 रुपीज़ है ये आपने यहाँ पर ला के माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो आपने 14,900 में से दो चीज़ें माइनस की, बैड डेट्स भी माइनस किए और रिजर्व भी माइनस किया, तो रिमेनिंग अमाउंट आप चेक करेंगे बाकी कितनी रह गई। दोनों अमाउंट्स माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगी 13,680 रुपीज़, ठीक है। ये हैं आपके नेट सन्ड्री डेटर्स। अच्छा जी, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के बाद आपने लिखना है बिल्स रिसीवेबल, और वो एसेट साइड पे आएगा, बिल्स रिसीवेबल्स। अब बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में बताई गई है। अगर आप देखें तो 20,400 रुपये क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल गिवन है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी कहा गया था कि रिजर्व इसमें से माइनस करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस रिजर्व ऑन रिजर्व ऑन बिल्स रिसीवेबल। अब ये कितने आएंगे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 20,400 बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है, इसके ऊपर हमने रिजर्व कैलकुलेट करना है 2.5%, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आप करेंगे कैलकुलेट, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 510 रुपीज़। तो ये जो 510 रुपीज़ है ये आपने यहाँ से माइनस कर देने हैं इस 20,400 में से, ठीक है, माइनस 510 रुपीज़। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी वो आप यहाँ पर इनर कॉलम में लेके आ सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 19,890 रुपीज़, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आगे जी और कौन से एसेट्स या लाइबिलिटीज़ बाकी हैं वो आप बाकी चेक करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर आप अमाउंट चेक करें तो हमें क्वेश्चन में बताई गई है, क्लोजिंग वाली साइड पे देखिएगा 26,500, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करने का तरीकाकार ये है कि हम इसमें से डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का क्या तरीकाकार है, पहले यहाँ पर मुझे कुछ इंसर्ट कर लेनी चाहिए यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखेंगे 26,500 मल्टीप्लाइड बाई डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट लैंड एंड बिल्डिंग पे था 2%, लिहाजा 2% से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 पे। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन की वैल्यू अगर आप चेक करें कैलकुलेटर पे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपके पास आएगी 510
30 रुपीज़। ठीक है, तो 26,500 में से आपने क्या करना है, 530 रुपीज़ को माइनस करना है। अब ये माइनस करें और माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट चेक करें। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप इनर कॉलम में ले जाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 25,970 रुपीज़। ठीक है, ये आ गई आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की नेट वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट एसेट लिखेंगे। नेक्स्ट एसेट हमारे पास कौन सा बच गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू अगर आप देखें तो हमें क्वेश्चन में बताई गई है 2300, लेकिन इसके ऊपर भी हमें कहा गया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो हम लेस करेंगे इसमें से भी डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हम इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए किया था। तो डेप्रिसिएशन की फर्नीचर एंड फिटिंग की अमाउंट है 2300 मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, लेकिन यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो था 10%। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 100 से। अब ये कैलकुलेशन करें, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 230 रुपीज़। तो 2300 में से 230 रुपीज़ माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट चेक करेंगे तो कितनी बचेगी, 2070 रुपीज़। ठीक है, अब ये एसेट भी हो गया। इसके बाद देखें तो हमें और क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल आपको याद होगा कि बिल्स पेएबल हमने लाइबिलिटीज़ में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल की वैल्यू हमें क्लोजिंग वाली साइड पे अगर आप चेक करें तो 20,900 गिवन है। ठीक है, अब हमारे सारे एसेट्स भी आ गए और लाइबिलिटीज़ भी आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे। कैलकुलेटर पे आप एसेट का टोटल करें, एसेट साइड का, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट मैंने इसका टोटल कर दिया एक्सेल को यूज़ करते हुए। तो इसका टोटल आया है 1,0810 रुपीज़। ठीक है, यही टोटल हम इधर ले आएंगे लाइबिलिटी साइड पे 1,00810। ठीक है, ये एसेट्स का टोटल है। अब ये 1,00810 में से आप ये जो 3 लाइबिलिटीज़ हैं ये माइनस करें और रिमेनिंग अमाउंट चेक करें। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आएगी 41,310 रुपीज़। ये रिमेनिंग अमाउंट जो है ये हमारा कहलाएगा कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन सा होगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इसके साथ हमने देखा है कि ये जो डेट लिखी हुई है हमने ऊपर, ये 31 दिसंबर 2005 है। ठीक है, ये क्लोजिंग डेट है और ये सारी जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हमने लिखे हैं ये भी हमने क्लोजिंग वाली डेट के नीचे से उठा के लिखे हैं। लिहाजा ये जो कैपिटल हमने कैलकुलेट किया ये भी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आ गया 41,310 रुपीज़। अब इसको हम ले जाएंगे सबसे ऊपर जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। ठीक है, तो ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हम फिल करते हैं, मिस्टर का नाम लिखेंगे, लेकिन हमें नहीं बताया गया, सिर्फ ट्रेडर गिवन है तो हम मिस्टर ट्रेडर लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख देते हैं और सबसे एंड पे हमारी तीसरी लाइन में हम लिखते होते हैं ईयर का नेम। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हमने क्लोजिंग डेट लिखनी होती है, यहाँ पर हमने ओपनिंग डेट नहीं लिखनी हो। तो 31 दिसंबर 2005 हमने क्लोजिंग डेट लिख दी। इसके बाद डिटेल्स में, डिटेल्स वाले कॉलम में आपको याद होगा सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आई थी 41,310 रुपीज़। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चीज़, और वो ऐड क्या चीज़ करेंगे, याद है आपको, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,000 रुपीज़। ठीक है, आप ये 41,310 और 3,000 इन दोनों को ऐड करें तो टोटल आएगा आपके पास 44,310 रुपीज़। ठीक है, ये थोड़ा बोल्ड वर्ड्स में मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये जो टोटल आया है इसमें से फिर आपने लेस करना होता है एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, लेकिन वो हमें क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया। लिहाजा यहीं पर हमारी स्टेटमेंट जो है वो हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब ये जो हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2005। ठीक है, ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ गया। एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसमें से लेस करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखें
तो उसमें हमारी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आई थी 29,970 रुपीज़। ये आपने लेस करना है। तो 44,310 में से 29,970 रुपीज़ लेस करें तो रिमेनिंग अमाउंट चेक करें जी। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 14,340 रुपीज़। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, इसमें से फिर हमने लेस करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं था, लिहाजा यही हमारा आंसर कंसीडर होगा। अब ये आंसर चूंकि पॉजिटिव है इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा नेट प्रॉफिट है, और अगर ये आंसर होता नेगेटिव तो हम इसको लिखते कि ये हमारा नेट लॉस है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2005। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है जी। आप इस क्वेश्चन को, आप इस आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं और आप इसको यहाँ पर एंड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपकी मर्जी है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर में बैठे हैं या आप रजिस्टर पे सॉल्व कर रहे हैं, तो जहाँ तक आपने ये स्केच बनाया होता है, कंप्लीट किया होता है, वहीं तक आपने इसको कंप्लीट करना होता है। एंड पे आप कोशिश करें कि आंसर आप इसका एंड पे ही शो करें। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। नेट प्रॉफिट आया है 14,340 रुपीज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।